उसकी लर्निंग क्या है आप? जब मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ जी। आईआईटी में, और उसके बाद मैं अपने गांव गया। उसके पहले एक छोटी सी घटना हुई जी, थी। ज़रूर। मतलब घटना ये हुई कि मैं एक दिन मेरे कमरे में आग लग गई। अच्छा, आईआईटी में? आईआईटी में एमटेक अच्छा, कर रहा था। हाँ। हमारे स्कूल से किसी का आईआईटी में हुआ नहीं था विकासदालय से, इसलिए मैं फॉर्म भर दिया कि चैलेंज है। हमारे टीचर्स कहते थे यार तुम्हारा होगा नहीं। हमने कहा नहीं होगा क्यों नहीं, भगवान ने, बाबूजी कहते हैं कि अगर किसी का होगा तो तुम्हारा होगा। कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो सारा आसमान बाकी। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखिए ऐसा है, इतने जी। लंबे अनुभव के बाद जो है बहुत कुछ जी, सीखा है, जी। बहुत कुछ करना है। पहले बार हमने नाम अंग्रेजी में लिखा, जो जो मेरे नाम के आगे मैं दुर्गा शंकर लिखता हूँ, SHNKER लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ अगर कोई पूछता है तो जी, बताइए ना। KER इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब पहले बार हमारे टीचर ने कहा बच्चों अब तुम लोग अपना नाम लिखो, तो हमने नाम लिखा। हुँ, मुझे नहीं मालूम था स्पेलिंग की, KAR लिखते हैं, हुँ, मैं KER लिख दिया। हुँ, तो टीचर ले गया, बोला कि तुमने गलत लिखा है, हुँ। इसमें तो KAR होगा। मैंने कहा नहीं सर, ये तो भगवान ने लिखवाया है, हाँ, 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 क्या बात है! अब यही मेरा नाम क्या रहेगा। बात है! क्या बात है! तो भगवान ने जब जो चीज़ दिखा दिया जी, तो उसको हम बदल नहीं सकते। तब से वो चलता तो रहा। वो मेरा नाम, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था ही, जी। जैसे एमटेक में बहुत सीरियसली नहीं ले रहा हाँ, था कि हाँ। मुझे मालूम था आईएएस बनना है। हुँ, तो मैं, इम्तिहान चल रहा था हम लोग का, फाइनल मैंने जो दिसंबर का इम्तिहान चल रहा था, जी। आईएएस में इम्तिहान दे चुका था। हुँ, इनफैक्ट आईएएस के पहले मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी इम्तिहान दिया था, हुँ। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों दिया और था। वो भी क्वालीफ़ाई किया था आपने? क्वालीफाई नहीं किया, मैंने टॉप किया टॉप था। किया था इलेक्ट्रिकल आपने? इंजीनियरिंग में पूरे देश में पोजीशन नंबर 1 था मेरा। क्या बात! तो हमारा इम्तिहान जून के महीने में हुआ, फॉर्म भरवा दिया, इम्तिहान दिया, और हमारा एडमिशन वहाँ पे एलडी कॉलेज, लक्ष्मी राज देवी इंटर कॉलेज है, वहाँ मेरा भी और मेरे छोटे भाई का दोनों का एडमिशन हो गया। हुँ। रिजल्ट आया, मैं यूपी में पहला स्थान आया मेरा, अरे वाह! वाह, वाह, वाह! पहला हुँ, स्थान आया। हुँ, अब उसके बाद अगली परीक्षा हुँ, इलाहाबाद में थी, हुँ। और एक बार मैं गाजीपुर गया था जहाँ बाबूजी पूछते थे। मुझे बचपन में बहुत डर लगता था, मैं इनफैक्ट अंधेरा को देख के डरता था। अच्छा। मैं अंधेरे में, मतलब अपने पिताजी के बगैर या माताजी के बगैर कहीं जा नहीं सकता था। तो बाबूजी एक बार मुझे ले गए, वहाँ पे एक पांडे जी थे उनके दफ्तर में, वो ताबीज वगैरह देते थे। अच्छा। तो बाबूजी उनको दिखा करके मुझे ताबीज बताया, और मेरा डर तब से खत्म ही हो गया। उसके बाद मुझे कभी डर आया तो वो नहीं। ताबीज़ अभी भी बंधी है? नहीं नहीं, वो ताबीज, प्रश्न पूछा कि क्या तुम जानते हो देश के प्रधानमंत्री कौन है? मैंने तपाक से कहा कि ये हमारे यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री। क्या तुम जानते हो किसी और देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है महिला है? यस, श्रीलंका की श्री माव भंडार नायके हैं, हुँ, इज़राइल की हुँ, श्रीमती गोल्डा मायर जी हैं। हुँ। एक लोगों का अप्रोच होता है कि प्रॉब्लम अप्रोच, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में सीखा, क्या ये हो सकता है? और हमने प्रधानमंत्री से सीखा, प्रधानमंत्री जी कभी किसी को आदेश नहीं देते, ओपन कर देते। क्या ऐसा भी संभव है? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या आप ऐसा भी सोच सकते हैं? वो मैंने देखा, वो आपको ऐसा ओपन कर देते हैं कि आप संभावनाओं की के बारे में सोचें। सोचते, मतलब बहुत ऐसा उनका कमाल का अप्रोच है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लंबे समय तक आईएएस में रहे। आईएएस देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। आत्मा की आवाज आत्म प्रकाश के साथ साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। आज का एपिसोड सचमुच एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते रहे। आजमगढ़, तत्कालीन आजमगढ़, जिसे जो जिस गांव के रहने वाले थे वो गांव अब मऊ में आ गया है, लेकिन तब आजमगढ़ में होता था। उसका छोटा सा गांव पहाड़ीपुर, उसकी 1.5 कमरे की सरकारी प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने वाला एक छात्र, जब वो 12 साल का होता है, कक्षा 7 में होता है, तो इत्तेफाक से उस छात्र के पिता को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के बारे में पता चलता है। वो बच्चा परीक्षा देता है। उसके बाद वो 5 साल तक एक बहुत बड़े संस्थान में पढ़ता है, और कक्षा 12 पास करने के बाद बहुत कम उम्र में, यानी कि सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में वो आईआईटी बीएचयू चला जाता है। 16 वर्ष की उम्र में आईआईटी कानपुर चला जाता है, और 22 साल की उम्र में आईएएस बन जाता है। उत्तर प्रदेश कैडर में रहता है, 38 वर्ष तक सेवा करता है, और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद से रिटायर होता है। ये कोई परी कथा नहीं, ये सचमुच एक जीते जागते इंसान की कहानी है, जो आज आत्मा की आवाज में हमारे साथ हैं। आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मा की आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद प्रकाश जी। बहुत खुशी है आज आपके इस आत्मा की आवाज़ में मुझे शरीक हो करके,
और 38 नहीं बल्कि मैं 40 साल, पूरे के पूरे 40 साल मैंने सेवा की। मेरा यह सौभाग्य था कि मुझे भगवान ने मौका दिया कि मैं लोगों के लिए इतना समय तक पूरे तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया। गांव में थे आप और गांव की 1.5 कमरे की सरकारी पाठशाला में पढ़ते थे। वहां से अचानक निकल के आप एक बहुत बड़े विद्यालय में चले गए, राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय में, सरकारी बच्चे बन गए। कैसे, वो मोड़ क्या था, कैसे वहां पहुंच गए? देखिए, ऐसा है कि हमारे गांव में ही प्राइमरी पाठशाला है जो आप बता रहे हैं इसके बारे में। मेरे घर से कुछ 200-250 गज की दूरी पे होगी जी एक फरलांग, आप मान लीजिए। जी। वहाँ पे एक तो कमरा था और दूसरा बरामदा था। तो इसीलिए डेढ़ मैं 1.5 कमरा, कमरा कह रहा हूँ। वहाँ हमने पढ़ाई शुरू की, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई शुरू की। मेरे पिताजी ब्लॉक में नौकरी करते थे। ब्लॉक में वो क्लर्कल जॉब में थे। बाद में वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस जो होता है जिला, वहाँ पर पहुँच गए। तो बाबूजी का एक, पढ़े लिखे बहुत नहीं थे, कक्षा 7 तक ही पढ़े थे, ये बहुत आध्यात्मिक आदमी थे। बहुत भगवान की सेवा, उस समय योग वगैरह करना, उन्होंने बचपन में मुझे योग सिखाया। मैं करीब 11 साल का था, उन्होंने योग सिखाया और योग मेरे जीवन का अंग है। बाबूजी की एक आदत थी कि वो जब भी आते थे, जब लोग थोड़े बड़े हुए, जब कक्षा 4 में 5 में कुछ पढ़ना वढ़ना चालू किए, तो वो एक तो गीता प्रेस की किताबें लाते थे। अच्छा। बड़ी सारी किताबें लाते थे। कोई जैसे कि वीर बालकों के बारे में लाते थे, वीरांगनाओं के बारे में लाते थे, कुछ जीवनियाँ लाते थे, बड़े संतों की जीवनी के बारे में लाते थे, ऐसे कुछ कुछ वो सब चीज़ें लाते थे। वो किताबें जो 10 पैसे की, 20 पैसे की, मुझे ख्याल है 25 पैसे की, ऐसी किताबें आती थी, वो सब लाते थे। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। दूसरा, उस जमाने में कुछ रूस के साथ भारत का ऐसा संबंध था कि बड़ी सारी किताबें वो निःशुल्क, फ्री में बांटने के लिए भेजते थे। ब्लॉकों के माध्यम से किताबें बढ़ती थी। तो ये जब किताबें बांटते थे तो बाबूजी जो है उनमें से एक एक किताब हमारे गांव भी ले आते थे। और जैसे कि भारत का भूगोल है, भारत का इतिहास है, टॉल्स्टॉय की कहानियां हैं, बड़ी सारी चीजें, कुछ भारत के बारे में, कुछ विदेशों के बारे में, ये सब भी किताबें, और बड़ी रोचक हिंदी में लिखी हुई किताबें, पढ़ के बड़ा मजा आता था। तो उसका भी पढ़ने का मुझे बड़ा शौक हो गया। बहुत सारी चीजें पढ़ता था, विज्ञान के बारे में भी, ऐसी सामान्य चीजें जो पढ़ के मुझे बहुत मजा आता था। पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। ऐसे मेरा बढ़ना, चलो आपको बता दूं कि जब मैं केवल 11 साल का था, उसके आसपास मैं अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाया था। हमारी बड़ी अम्मा जो जब नहीं थी, कैंसर की वजह से उनका डेथ हो गया था, पिताजी के जो बड़े भाई, उनकी पत्नी, हमने बड़ी अम्मा कहते थे, हमने उन्हें देखा भी नहीं। उनका पिताजी बहुत तारीफ करते थे। उनका नाम सरस्वती मिश्रा था। अच्छा। तो उनके नाम पे मैंने सरस्वती पुस्तकालय, आज भी उसके मुहर है आप गांव पे, सरस्वती पुस्तकालय मैंने खोली थी कि जो किताबें बाबूजी लाते थे, या कुछ मैगजीन लाते थे, जैसे पांचजन्य था, राष्ट्रीय धर्म पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे, लाते थे, वो सब किताबें, मैगजीन सब हम अपनी लाइब्रेरी में रखते थे। और गांव के लोगों को 15 दिन के लिए इशू करते थे, रजिस्टर लगा करके इशू करते थे, और 15 दिन के बाद तकादा करके किताबें वापस लाते थे उनसे। ये भी मैंने शुरू की थी बचपन में। अब एक दिन की घटना है, बाबूजी जब कभी आते थे तो मैं बचपन में उनके साथ ही सोता था। वो आते थे, शनिवार की रात में आते थे, और संडे को हम लोग साथ रहते थे, मंडे को सुबह सुबह निकल जाते थे, या सेकंड सैटरडे संडे में, फ्राइडे को आते थे और मंडे को जाते थे। आप गांव में थे, वो शहर में? हम लोग गांव में, मेरी माँ गांव में रहती थी। हम लोग 3 भाई 3 बहन थे। मेरी एक बड़ी बहन थी, बाकी सब हमसे छोटे थे। एक दिन बाबूजी बलिया में, उस समय तक हेड क्लर्क हो गए थे, बड़े बाबू हो गए थे, प्लानिंग ऑफिस में आ रहे थे। बलिया से हमारा गांव कुछ 55-56 किलोमीटर पे है, 3 घंटा लगता था। तो सामान्य में जैसे आते थे, हम इंतजार करते रहते कि बाबूजी आएंगे, खाना खाएंगे, उनके साथ सोएंगे। एक बच्चा उनके बगल में बस में बैठा मिला। वो बच्चा सूट पहना था, पैंट शर्ट टाई और ये सब चीज़ पहना हुआ था। बाबूजी को बहुत अच्छा लगा, देखने में सुंदर लग रहा था बच्चा जो है। पूछे, बच्चा कहाँ पढ़ते हो? बताया कि मैं पढ़ता हूँ नैनीताल में, बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में पढ़ता हूँ। तो उनको थोड़ी उत्सुकता हुई, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? उसने बताया, हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। तो बाबूजी को मालूम था कि प्राइमरी स्कूल में मास्टर को तो इतनी पैसा मिलता नहीं है, तो नैनीताल तो हमारे लिए एक तरह से सपना परी कथा है, सपना है, वहाँ पे कहाँ जाएगा। फिर बोले, तुम्हारे घर पे जमीन जायदाद कितनी है? बोला, बस 2.5-3 बीघा जमीन है हमारे यहाँ, और कुछ नहीं है। तुमको बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई तुम बेटा, तुमको पढ़ाता कौन है उतना नैनीताल भेज करके? बोला कि सरकार पढ़ाती है। उन्हें भारत सरकार की एक ऐसी योजना थी जिसमें ऐसे लोग जिनके पिता माता की इनकम 500 रुपये से कम महीने की थी, और उनके बच्चे की उम्र 11 से लेकर के 13 साल तक की थी। अच्छा। मैंने क्लास नहीं था, 11 से 13 साल,
उनको एक परीक्षा होती थी, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय के द्वारा परीक्षा होती थी, पहले स्टेट लेवल पे होती थी और हर राज्य से 100 बच्चे लिए जाते थे। वो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा नहीं, तो नहीं? पहले स्टेट लेवल पे होती थी जिसमें हिंदी और गणित 2 विषय की परीक्षा होती थी। अब जो 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए सारे राज्यों से, उन बच्चों की दूसरी परीक्षा होती थी ऑल इंडिया लेवल पे, अच्छा अच्छा। पूरे देश स्तर पे। उसमें केवल एक सेंटर होता था, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का सेंटर प्रयागराज में, जो कि उसमें इलाहाबाद कहलाता था, इलाहाबाद में होता था। तो उसने बताया बच्चे ने कि ऐसा है कि, और दूसरी जो परीक्षा होती है उसमें हिंदी भी होगा, गणित भी होगा, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य अध्ययन होगा और जनरल एबिलिटी जिसको कहते हैं, और एक इंटरव्यू होगा। 5 चीजों का परीक्षा होगा। तो कहा कि इसमें जो बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, 100 बच्चे जो सिलेक्ट होंगे उनको भारत सरकार अपना बच्चा बना लेती है और उनको पढ़ने का जो भी उनका खर्च होगा सारा सारा, जब तक वो हायर सेकेंडरी नहीं करेंगे, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करेगी। और पढ़ेंगे बड़े स्कूल में? वो पढ़ेंगे पब्लिक स्कूल में, ऐसे स्कूल जहाँ पे, जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ मुख्यमंत्री का भी बेटा पढ़ता था। कौन सा स्कूल था? वो हमारे स्कूल था विकास विद्यालय रांची। अच्छा। वहाँ पे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बच्चे पढ़ते थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते थे, कुछ अधिकारियों के भी बच्चे पढ़ते थे जो कि अफोर्ड कर सकते थे। तो उस दिन जब बाबूजी आए, मैं तो इंतजार कर रहा था उनके साथ खाना खाने का, और खाना खाने के बाद सोने का। जब वो सोते थे तो हमसे सामान्य तौर पे वो बहुत चीज पूछते थे, तुमने क्या क्या पढ़ा, उन किताबों से कोई 2-4 प्रश्न हमसे पूछते थे, अब हम जवाब देते थे, मुझे शाबाशी देते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बाबूजी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता था। उस दिन जब वो आए तो उस दिन उन्होंने कहा कि ये बताओ, तुमको अगर बाहर कभी भेजे पढ़ने के लिए, तुम जाओगे? तो मैं उसके पहले केवल बनारस गया था, एक बार बनारस गया था, क्योंकि हमारे बड़े वाले चाचा बनारस रहते थे, उनके बच्चे का कुछ फंक्शन था, उसमें मैं 4-5 दिन के लिए बनारस गया था। और एक बार मैं गाजीपुर गया था, जहाँ बाबूजी पूछते थे। मुझे बचपन में बहुत डर लगता था, मैं इनफैक्ट अंधेरा को देख कर डरता था। मैं अंधेरे में, मैंने अपने पिताजी के बगैर या माताजी के बगैर कहीं जा नहीं सकता था। तो बाबूजी एक बार मुझे ले गए, वहाँ पे एक पांडे जी थे उनके दफ्तर में, वो ताबीज वगैरह देते थे। अच्छा। तो बाबूजी उनको दिखा करके मुझे ताबीज बताया, और मेरा डर तब से खत्म ही हो गया। उसके बाद मुझे कभी डर आया वो ताबीज अभी भी बंधी है? नहीं, वो ताबीज की, जब मैं रांची में पढ़ता था, तो मैं जब स्कूल कैप्टन था जी, विकास विद्यालय रांची में, तो एक फंक्शन में वहाँ पे तिलैया सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल सत्संगी साहब आए थे, वो चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने देखा मैं स्कूल कैप्टन हूँ, ताबीज अपने हाथ में बांधा हुआ हूँ काले रंग के धागे में, वो हमारी चांदी की एक छोटी सी ताबीज, मुझे ऐसा लगता था कि यही मुझे सारा ताकत दे रही है। तो मुझसे पूछे तुम क्यों पहने? हमने उनको बताया कहानी कि ऐसा हमको बताया, पिताजी ने पहनाया था। तो बोले कि तुम उसको उतार दो तो तुमको डर लगेगा। हमने कहा सब मुझे मालूम नहीं। तो बोले तुम उतार करके थोड़े दिन के लिए देखो, इससे तुम्हें कुछ नहीं होता है। और मैं उतार दिया, मेरा डर बिल्कुल खत्म था। क्या बात, वाह वाह। और तब से मुझे मालूम ही नहीं मेरी ताबीज है कहाँ, मैं नहीं जानता। मतलब तब मैं क्लास 11th में था जी। तो मैं वो कहानी आपको बता रहा था कि फिर बाबूजी हमसे पूछे कि जाओगे? हमने कहा बिल्कुल जाएंगे। तो बोले तुमको कंपटीशन देना होगा। हमने कहा दे देंगे। अब मुझे कंपटीशन के बारे में तो पता ही नहीं था कि क्या होता है कंपटीशन। हमने कहा दे देंगे। तो बोले तुमको मैं फॉर्म भरवा देता हूँ। तो उन्होंने फॉर्म भरवाया, और फिर तो मैं गांव में पढ़ता था, कक्षा 7 में पढ़ता था। तो बोले कि चलो अगले साल तुमको हम बलिया ले चलेंगे अपने साथ, वहाँ पढ़ाएंगे। और मेरा छोटा भाई कक्षा 6 में था, उसको भी बोले कि अपने साथ ले चलेंगे। तो हमारा इम्तहान जून के महीने में हुआ, फॉर्म भरवा दिया, इम्तहान दिया, और हमारा एडमिशन वहाँ पे LD कॉलेज, लक्ष्मी राज देवी इंटर कॉलेज है, वहाँ मेरा भी और मेरे छोटे भाई का दोनों का एडमिशन हो गया। रिजल्ट आया, मैं यूपी में पहला स्थान आया मेरा। अरे वाह 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 वाह, पहला स्थान आया। अब उसके बाद अगली परीक्षा इलाहाबाद में थी। इलाहाबाद की जो परीक्षा थी उसमें हमारे बड़े वाले चाचा के लड़के, बड़े लड़के थे, वो लॉ कर रहे थे, LLB पढ़ रहे थे। तो हम लोग जोगबनी एक्सप्रेस जाती है उससे हम लोग गए, और वहाँ पे भैया के कमरे में जमीन पे सोए। 5 दिन की परीक्षा थी। मैं तब पहले बार जब आनंद भवन वगैरह देखा, पहले बार इलाहाबाद गए, गंगा जी देखे, संगम देखे, सब जगह देखे। इम्तहान का रिजल्ट आया, पूरे देश में मेरा 5वां स्थान था। अरे क्या बात है, वाह। मतलब ये कमाल की चीज। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने उस बच्चे को भेजा था बस में, वहीं से जीवन मुड़ा। और उस मुझे जो बचपन में पढ़ने की आदत पड़ी, मैं आपको बताऊं, मैंने मिश्रा जी कि अगर मैं आज भी प्रश्न बताता हूं मेरे सिहरन हो जाती कि मैं कैसे ऐसे जवाब दे सकता था। इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि क्या आप जानते हो कोई नदी का नाम जो कि रंग के नाम पे हो? कहाँ के इंटरव्यू? जब इंटरव्यू में इलाहाबाद में दे रहा अच्छा, था, इसी के इंटरव्यू में। तो उसमें पूछा कि किसी नदी का नाम जानते हो जो रंग के ऊपर हो? हमने कहा सर नील नदी।
और हमने नील नदी का बता दिया कहाँ से उसका शुरुआत, उद्गम कहाँ पे उसका अंत है, पूरी कहानी बता दी। क्योंकि मुझे ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ता था, मुझे याद था। पूछा कि और कोई नदी जानते हैं? हमने कहा पीली नदी। चाइना में कहाँ से वो नदी स्टार्ट होती है, कहाँ जाती है, कैसे उसको चाइना का स्ट्रोक करते हैं, सब कुछ बता दिया। वांगो। जब हाँ वांगो, फिर पूछा, हमने कहा सर सफेद नदी, रूस में कहाँ पे सफेद नदी, कहाँ, एक एक चीज बता दी। प्रश्न पूछा कि क्या तुम जानते हो देश के प्रधानमंत्री कौन है? मैंने तपाक से कहा कि ये हमारे यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री। क्या तुम जानते हो किसी और देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है महिला है? यस, श्रीलंका की श्री माव भंडार नायके हैं, इजराइल की श्रीमती गोल्डा मायर जी हैं। अब इतनी ऐसे जवाब। और उम्र आपकी 11 वर्ष थी? मैं उसमें बस 11 साढ़े 11 12 साल के, 12.5 के आसपास था, उसके आसपास था मैं। आप सोचिए ऐसे प्रश्नों का जवाब मैंने दिया। ये तो मैं जस्ट सैंपल के रूप में बता रहा हूँ, बहुत सारे। ये जंगल का सूख में आया कि जंगल की आग किसको कहते हैं, मैंने बताया सीधे पलाश। जंगल की आग किसी से पूछोगे कौन जानता है? तो इतना सारा मेरे पढ़ने के, क्योंकि मुझे शौक था बचपन पढ़ने का, तो वो, और दूसरा वो बच्चा को भगवान ने भेजा था, जिसने पिताजी को नहीं तो हम गांव में पढ़ते तो अधिक से अधिक मास्टरी पढ़ते, वहां पे जाते, टीचर बन जाते, इंटर कॉलेज के टीचर बन जाते। बहुत पढ़ने में अच्छा था मैंने हमारे प्रिंसिपल जो है बहुत हमारे ऊपर मैंने काफी नाच करते थे पढ़ने लिखने में, और हर बच्चों से मैं हमेशा आगे रहता था, लेकिन मौका नहीं मिलता। ये मैं सीधा मैं वहां से निकला और विकास विद्यालय रांची पहुंच गया। उनके बीच, बड़े लोगों के बच्चों के बीच बड़ा एक्सपोजर, अच्छे टीचर, अच्छे स्कूल, अच्छा स्कूल। देखिए, भारत सरकार की योजना, मैं तो भारत सरकार का बच्चा था। भारत सरकार की इतनी बढ़िया योजना थी। मैं जब गया था तो मुझे अंग्रेजी हम कक्षा 6 में पढ़ना चालू किए थे जी। मैंने ABCD हम जो ऐसे पढ़ना चालू किए थे, और पहले बार हमने नाम अंग्रेजी में लिखा। जो मेरे नाम के आगे मैं दुर्गा शंकर लिखता हूँ, SHNKER लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ अगर कोई पूछता है तो? जी बताइए। KER इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब पहले बार हमारे टीचर ने कहा बच्चों अब तुम लोग अपना नाम लिखो, तो हमने नाम लिखा। मुझे नहीं मालूम था स्पेलिंग की, KAR लिखते हैं, मैं KER लिख दिया। तो टीचर ले गया, बोला कि तुमने गलत लिखा है, इसमें तो KAR होगा। मैंने कहा नहीं सर, ये तो भगवान ने लिखवाया है। क्या बात है। अब यही मेरा नाम है। क्या बात है, क्या बात। तो भगवान ने जब जो चीज दिखा दिया तो उसको बदल नहीं सकते। तब से वो चलता तो वो मेरा नाम चलता। तो आप हम 12वीं सोचे, तक। अब वहां पे जब हम पहुंचे विकास विद्यालय में, इतनी बढ़िया योजना थी। मैं आज भी तारीफ करूंगा, जो कि बाद में जिसमें हमारे माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस योजना को समाप्त किया गया और उसकी जगह पे नवोदय विद्यालय का स्कीम चालू की गई। तो उस योजना में ये था कि पहले तो हमको 6 महीना कोचिंग का था, क्योंकि सभी बच्चे, हमारे जैसे बच्चे जो आते थे, अंग्रेजी उनकी बिल्कुल माशाअल्लाह थी। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे अंग्रेजी का, जो बहुत बेसिक ही गोज, सी गोज, काऊ हैज 4 legs and 1 tail, यही सब। इसके अलावा तो हम जानते नहीं थे। वहां तो सब बच्चे अंग्रेजी बोलते भी थे, लिखते भी थे। तो मैं उसके बाद हमारी 6 महीने, हमारे JP मिश्रा जी एक टीचर थे जो 6 महीने तक रोज 2 घंटे मुझे पढ़ाते थे। अच्छा। बोलना सिखाते थे, लिखना सिखाते थे, सब कुछ करते थे, और मैं बच्चों के सबके बराबर हूँ। हाँ, ताकि उनके बराबर आ जाए। बाकी तो मुझे शौक था ही, पढ़ने का तो शौक था ही। मैं पहला इम्तिहान में तो थोड़ा नीचे रहा, दूसरे इम्तिहान जो हुआ पहला तिमाही उसमें नीचे, पर तीसरे एग्जाम के बाद मैं हमेशा टॉप किया वहाँ। अच्छा। और नतीजा ये हुआ कि वहाँ पढ़ने में इतना अच्छा रहा कि जब मैं वहाँ से निकला हूँ विकास विद्यालय से, क्लास 11 पास आउट किया, तो मैं स्कूल कैप्टन था। अच्छा। मैंने हमारे जैसे बैकग्राउंड का बच्चा वहाँ का स्कूल कैप्टन बन गया। और इसी बीच ताबीज भी उतरी थी। ताबीज तो उतरी गई थी। मैं वहाँ पे जब निकला तो वहाँ का बेस्ट बॉय। क्या बात। जब मैं वहाँ से निकला तो मेरा एडमिशन जो है इंग्लैंड का टॉनब्रिज पब्लिक स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया, पूरे स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हो गया था। मैंने बहुत सारी चीजें जो उस 4-5 साल में जो हमने परिवर्तन किया, क्योंकि हमारे बाबूजी जो है हमेशा ये कहते थे कि देखो भगवान पर विश्वास करो और अपने सामर्थ्य से, कि अगर कोई कुछ कर सकता है, और मैं आज भी विश्वास करता हूँ, अगर कोई कुछ कर सकता है तो तुम कर सकते हो। मैंने वो इतनी अच्छी, हमें जो पत्र लिखा करते थे, अंतर जैसे के पत्र आते थे, इतने मोटिवेटिंग पत्र लिखा करते थे वो, और वो मुझे हमेशा ताकत देता। उस ताकत के बल पे हमेशा मन में करता था कि मैं अब और अच्छा करूं। इसका नतीजा ये था कि हर चीज में, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटी, जो ड्रामा हो, आपका जो अंताक्षरी हो, वहाँ के डिबेटिंग की बात हो, क्रिएटिव राइटिंग की बात हो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था। किसी बहुत अच्छा करता था, किसी में कम अच्छा करता था, लेकिन करता था, सब चीज़ में करता था। जैसे खेल वगैरह में सारे के सारे खेल,
मतलब मैं कोई ऐसा खेल नहीं होगा जो मैं ना खेल सकता हूँ। हाँ, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसमें मैं थोड़ा कमज़ोर था, बट ठीक है। तो ये जो बाबूजी की जो हमेशा मतलब मैं कहता हूँ कि उन्होंने वो दूर से ही। दूसरा, हमारा स्कूल इतना अच्छा था, मैं बता दूं कि वो स्कूल जो इतना संस्कार वाला स्कूल था, मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐसे स्कूल में पहुंचा। एक तरह समझ लिए कि वो जैसे पहले हमारे ऋषियों का जो गुरुकुल होता था वैसा था। उस स्कूल में जब मैं गया तो एक तो हम लोग को किसी को नाम बोलना अलाउड नहीं था। जब मैं गया तो मुझे एक नंबर मिल गया, अच्छा। मेरा एक नंबर हो गया। सबके लिए ये था कि आपको उसी नंबर से संबोधित करना है। अच्छा। तो आज भी मेरे दोस्त मिलते हैं तो मैं उनको कहता हूँ 202, 573, हाँ। 283, 56। मैं उनको नंबर जानता हूँ, उनका नाम में नहीं क्या जानता। बात है, इससे नाम ये नहीं कितनी अच्छी चीज है। दूसरा कहता कि हाँ। जाति धर्म हाँ, कुछ भी बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल, नहीं, कुछ भी सब नहीं, कुछ बिल्कुल। हम बहुत हमारे नजदीक होगा तो उसको जानते हैं। क्या बात है, वाह वाह दूसरा, वाह। उस स्कूल में हम लोग को लहसुन प्याज भी, मैं तो ऐसे बचपन में हम्म, खुद ही हम संस्कार हमारे बाबूजी ने हम्म, डाला था, जो कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, लहसुन प्याज भी नहीं खाता था। लहसुन प्याज में पहले बार खाना चालू किया जब मैं आईआईटी कानपुर पहुंचा। तो फिर वहाँ पे लहसुन प्याज भी नहीं होता था, सारे के सारे बच्चों को बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। हम लोग के कमरे में केवल, मैंने पूरे हॉस्टल में केवल 2 दरवाजे थे, एक मेन दरवाजा, एक बैक दरवाजा। बैक दरवाजे से सामान आता था, खाने पीने और सब्जी सामान आते थे। मेन दरवाजे से हम लोग सब आ रहे इंतजार करते थे। किसी कमरे में दरवाजा नहीं। अच्छा। हर हर बच्चे के कमरे, हर बच्चे को हम लोग स्टील की अलमारी उस जमाने में हुआ करती थी। हाँ। तो बहुत महंगा स्कूल था, पब्लिक स्कूल था, बड़े रिच बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो उसमें सबकी अलमारी स्टील की अलमारी होती थी, लेकिन किसी अलमारी में ताला नहीं। किसी बच्चे को अपने घर का कपड़ा अलाउड नहीं, सबको स्कूल ड्रेस में रहना है। क्या बात। ताकि आप चाहे मुख्यमंत्री के बच्चे हो, वहाँ पे मुख्यमंत्री के बच्चे पढ़ते थे, मंत्रियों के बच्चे पढ़ते थे, बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। वो चाहते डिस्क्रिमिनेट करते, बड़े अलग किस्म से रह सकते थे, लेकिन किसी को, सबको एक जैसा ड्रेस अलाउड। हम लोग जब खाने पीने में सवेरे से लेकर शाम तक 6 बार कपड़ा बदलना होता था कि सवेरे सब तैयार हो। तब मैंने पहला काम हम करते थे कि तैयार होने के बाद आप भगवान की प्रार्थना करते थे और निकल जाते थे दौड़ने के लिए, या आपके पीटी के लिए निकल जाते थे। पीटी करके आते थे, नहा धो करके कपड़ा पहन के सबसे पहले मंदिर जाते थे, अच्छा। लाइन लगा के। और मंदिर में बकायदे प्रार्थना करने के बाद पहला दाना हमारे पेट के अंदर लाची दाना जाता था। ओहो, अच्छा। कुछ नहीं उसके पहले। और उसके बाद जब आप नाश्ता करते थे, फिर हमें बीच में ब्रेक होता था। गाय, 200 गाय थे हमारे स्कूल में, सबको बच्चों को दूध, मट्ठा, ये सब सारा का होता था। जब हम लंच करते थे या डिनर करते थे, लंच और डिनर पे पहले वैदिक मंत्र के साथ, आहा, वाह वाह। वेद के मंत्र के साथ जो है पहले वो कहते थे ओम एतदन्नम शुद्ध, मैंने पूरे गा करके शुद्धम मैंने भगवान को, मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूँ और ये मैं ग्रहण कर रहा हूँ। क्या मंत्र है, आपको याद है? मुझे काफी शुरू में बताया ना, ओम एतदन्नम शुद्धम प्रत्यक्षम, ये पूरा कंटिन्यू इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा जो मंत्र करने के बाद, और सर्व कौन करता था? हम ही लोग सर्व करते थे। कोई लोग सर्व करने वाले जो है बाहर के नौकर नहीं होते, नौकर होते थे। हम खुद उठाते थे, ला करके सर्व करते थे, हमारी ड्यूटी लगती थी सर्व करने की। सारी स्टील के बर्तन, हमारे अध्यापक भी हमारे साथ खाना खाते थे देखने के लिए कि कैसे कांटा चम्मच आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कैसे आप उसका सब चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, कि आप गलत तरीके से नहीं रख रहे हैं। तो आपको पूरे संस्कार, माने आप सब कुछ करेंगे लेकिन वो पूरे संस्कार के साथ। और खाने का एक दाना भी आप नहीं छोड़ सकते थे। अगर आपने दाना छोड़ा तो आपको पनिशमेंट होता था कि थाली लेके खड़े हो जाओ और वहाँ पे अपने जहाँ पे वहीं खड़े रहो। जब सारे बच्चे उठ जाएंगे खा करके, तब आपको उठना पड़ेगा। तो आज क्या भी बात मैं है, जब भोजन वाह, करता हूँ वाह। तो एक दाना नहीं छोड़ता, वाह वाह। क्योंकि वो संस्कार वहां से पड़े। आधुनिकता और परंपरा का बिल्कुल संगम बिल्कुल था। बिल्कुल, हमारे सनातन के वो तमाम सारे संस्कार, मैंने हम अपने जो हमारा जो हमारे बाल बनाते थे उनको सबको ठाकुर जी कहते थे, जो भोजन कर बनाते थे उन लोग को महाराज जी कहते थे, अपने टीचर्स को गुरु जी कहते थे, उनकी पत्नियों को माता जी कहते थे। उन्हें ऐसे संस्कार वहाँ पे थे। और सब कुछ खेलकूद, इतने किस्म का खेलकूद, ये सब बहुत अच्छा स्कूल था। मतलब ये नौपानी जी जो है उनका बनाया हुआ स्कूल था। और जमीन पे बैठ करके खाना खाना, अब तो बिल्कुल बदल गया है। अब आज की डेट में मॉडर्न हो गया, मैं कहूँगा सो कॉल मॉडर्न हो गया। लेकिन उस जमाने में ये सब सारे के सारे तो संस्कार। आपने 11वीं वहां से की और उसके बाद आप ITBHU चले गए। जब मैं 11वीं कर रहा था, हाँ। तो 11वीं के बाद जो है ये हुआ कि हम क्या इम्तिहान देंगे। तो हमारे साथी लोग जो है बहुत सारे इम्तिहान दे रहे थे, कोई इसका इम्तिहान उसका। तो उस जमाने में, अब तो बड़ा अच्छा हो गया है, अब केवल एक इम्तिहान होता है। उस जमाने में हर अच्छे कॉलेज अच्छे का कॉलेजेस का अपना अपना अलग अलग, इम्तिहान होता जी था। जी जी।
अब मेरी इतनी औकात तो थी नहीं, उसके लिए भारत सरकार पैसा नहीं देती थी सब फीस देने के लिए। तो जब उसका इम्तहान हुआ तो मैंने केवल 3 फॉर्म भरा। एक भरा नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का, दूसरा IIT का, उसको जेई कहते थे, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और तीसरा जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस लोग कहते थे कि अगर वहाँ चले जाओगे तो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा, धनबाद का। मैंने 3 केवल फॉर्म भरा। सबसे पहले मैंने एनएसटीएस का इम्तहान मेरा बलिया में हुआ, बाद में उसका इंटरव्यू में बगैर कभी शेयर करूंगा। तो एनएसटीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं, मैं तो एक आपको माफी चाहता हूँ, रोकूंगा। आत्मा की आवाज में आज हम श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से बात कर रहे हैं और एक नया रूप आप देख पा रहे होंगे श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी का। आज उनकी आत्मा की आवाज हमारी आत्मा की आवाज के साथ मिल गई है। ये जो बलिया वाला प्रकरण है ना, खासकर बलिया के लोग इसको जरूर सुने। नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में बहुत ही प्रेस्टिजियस उम्र आपकी क्या थी, आयु क्या थी? ये मैं बात कर रहा हूँ 1977 की, यानी मैंने 16 साल का। 16 वर्ष के दुर्गा शंकर मिश्र जी से प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न है और उत्तर क्या है, जरा सुनिए। एनएसटीएस का इंटरव्यू हुआ दिल्ली में। मैं पहले बार दिल्ली गया था 1977 में। हमारे एक चाचा थे, वो रहते थे दिल्ली में, हमारे पिताजी के चचेरे भाई थे, भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उनके यहाँ मैं गया और मैं 1 हफ्ते के लिए गया। इंटरव्यू तो 1 दिन का होता था, मैं 1 हफ्ते के लिए गया क्योंकि मेरा मन था दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं दिल्ली घूमूं। और पहले बार मैं दिल्ली का पूरा लाल किला, कुतुब मीनार, राजघाट, संसद भवन, ये सब सारा जितनी चीज मैं जानता था, हुमायूं टॉम्ब, सब मैं घूम के देखा सब सारा। वो सब देखने के बाद जब मैं इंटरव्यू पे, जब वो लास्ट दिन इंटरव्यू था उसके 1 दिन पहले मैं जाके उस जगह को देखा कि जहाँ पे इंटरव्यू हमारा है, ताकि अगले दिन बस पकड़े और सीधे वहीं पहुँच जाए। इंटरव्यू में हमारा सारा बहुत अच्छे से हुआ। उन्होंने पहले कागज पेन दे दिया, बहुत चीज़ पूछते थे, मैं लिख करके बना के तुरंत वो समझ बता देता था सारा। मुझे लगा बहुत अच्छा वो इंटरव्यू हुआ। फिर बोला चले जाइए। मैं जब जाने को हुआ तो एक मेंबर कहता है, मिस्टर मिश्रा प्लीज सिट डाउन। मैं बैठ गया तो पूछता है, हैव यू आर फ्रॉम बलिया? मैंने कहा यस सर, माय फादर वर्क्स इन बलिया। मेरे पिताजी तब प्लानिंग ऑफिस के हेड क्लर्क हुआ करते थे। कहीं हैव यू हर्ड द वर्ड बलियाटिक? मैंने कहा यस सर। व्हाट डज इट मीन? मैंने कहा सर, मैं थोड़ा 1 मिनट सोचा। मैंने कहा सर, पीपल फ्रॉम बलिया आर एक्सट्रीमली पैट्रियाटिक। See, when we had our first war of independence in 1857, that was started with Mangal Pandey, and he hails from Balia. During 1942 Bharat Chodo Andolan, Balia was the first place which got independence. Before India got independence, Balia got independence. Because of Chittu Pandey, he captured treasury, he captured collectorate, and for 3 days he ruled Balia. So when the Britishers had to report to their parliament or to their people that people from Balia are extremely patriotic, so they made it a short form of Baliatic. Baliatic means Balia patriotic. समझ गए आप लोग? The whole board laughed. इतना खुश हुए सारे के सारे थे, इतना कस के हंसे मेरे सामने। तो बोले, एक कहता है कि हाँ ठीक है, that is all right, but what do people mean now? हमने कहा सर, it's also used as a slang. When you say Baliatic means he is uncultured, uncouth, gets angry quickly, short tempered, लाठी लेके चलेंगे तुरंत, जवाब लाठी से लेंगे, जबान से नहीं लेंगे। I mean something of this kind. This is the slang. तो then again they laughed again. मैंने कहा ठीक है जाइए। क्या बेहतरीन बात हो रही है आज। और जब रिजल्ट आया तो मेरा एनएसटीएस में हो गया जी। मुझे एनएसटीएस में हो गया। मेरे पास चिट्ठी है कि आप कहाँ जाएंगे पढ़ने। हमने तब तक मेरा IIT में भी हो गया। तो 3 जगह आपने इम्तिहान दिया। तो मैं बता रहा था, उसको बता रहा था। फिर IIT का मेरा इम्तिहान हुआ, उसका परीक्षा मेरा BHU में हुआ। BHU में उसका सेंटर था, तो भी मैंने दिया। BHU में भी, IIT में भी मेरा हो गया। मेरी कुछ 300 रैंक थी, 327 मेरी रैंक थी। अब गड़बड़ ये हुआ कि जो मैंने दुनिया में कोई IIT के बारे में जानता ही नहीं था, क्योंकि हमारे स्कूल में लोग कहते थे IIT बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने फॉर्म भर दिया था। हमारे स्कूल से किसी का IIT में हुआ नहीं था विकासविद्यालय से, इसलिए मैं फॉर्म भर दिया। चैलेंज है, हमारे टीचर्स कहते थे यार तुम्हारा होगा नहीं। हमने कहा नहीं होगा, क्यों नहीं। भगवान ने, बाबूजी कहते हैं कि अगर किसी का होगा तो तुम्हारा होगा। तो मैंने फॉर्म भरा और हो गया। 327 रैंक आई थी मेरी। जब मुझे उसमें पूछा अपने काउंसलिंग में कि तुमको क्या चाहिए, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स। कहाँ चाहिए? तो मैं उसके BHU देखा था, देख के मेरा आँख खुल गई। इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट, इतना बढ़िया सब कुछ चीज़ें देख करके इतना खुश था। बीच में मंदिर, शिव जी का मंदिर है, ये सब देख इतना प्रसन्न था। मैंने कहा BHU में, क्योंकि BHU IT था उसमें, मेरा एडमिशन हो गया।
बाद में बाबूजी ने चिट्ठी लिखा, हमारे एक मामा थे, मतलब हमारे बड़े चाचा के उनके साले जो मामा थे जो बनारस वाले थे, वो अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हुआ करते। उनको बाबूजी ने चिट्ठी लिखा कि हमारे बेटे का इतना रैंक आया और इसका ये हुआ, तो उसका BHU IT में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया उसको। वो लिखे कि तुम्हारा बेटा तो बेवकूफ़ है, उसको जो है इतना बढ़िया में इसको IIT कानपुर जाना चाहिए। फिर मैंने चिट्ठी उठी लिखी IIT कानपुर को, लेकिन IIT का वो तो होता नहीं है, जब एक बार हो गया काउंसलिंग तो नहीं होता, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। तीसरी परीक्षा हमारी थी ISM की, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की। वो परीक्षा थी लखनऊ में। तो बाबूजी बोले कि तुम जाओ लखनऊ। मेरा कोई एक उनके साथ के कोई बाबू थे जो कि लखनऊ चले गए थे, तो उनके वो एक सक्सेना जी थे, बोले सक्सेना जी के घर ठहर करके तुम इम्तहान दे देना। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसमें इतना खर्च करूं मैं और जा करके फिर बाबूजी को इतना परेशान करूं। तो मैंने कहा 2 दिन इम्तहान दिया, दोनों मेरा हो जाएगा, तीसरा मैं नहीं दूंगा। तो मैं ISM का इम्तहान दिया ही नहीं। अच्छा। अब BHU IT में जब मेरा हुआ, तो जब मेरा जो पहले जो बच्चे लोग करते हैं उनका रैगिंग करते हैं, मुझे सब जगह गालियां देते थे। तुम यहाँ इतना रैंक लेकर के, क्योंकि वहाँ 1000 के ऊपर तो सारे बाकी रैंक स्टार्ट होते थे, तो 1011 से स्टार्ट होता, मेरा 327। तो सब गालियां देते कि तुम यहाँ क्यों आ गए, क्योंकि मुझसे ऊपर एक लड़का था अनंत रमन, जो कि वहाँ के प्रॉक्टर का बेटा था, उसका रैंक हमसे अच्छा था। तो वहाँ के प्रॉक्टर का बेटा था, बिल्कुल अपने घर में रह के पढ़ने वाला था। तो सारे हमसे गालियां पड़ती थी। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी सोचा यार भगवान ने तय किया मेरे लिए, ईश्वर की विधान है, ईश्वर ने तय किया कि मुझे वहाँ पढ़ना है, तो मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा करूँगा, कोई बात। वहाँ के लिमडी हॉस्टल में मैं था। एक घटना हुई, अगेन भगवान का, मैं देखिए कि क्या होता है। एक घटना ये हुई कि वहाँ पे आंदोलन हो रहा था, बीच में छात्रों का आंदोलन हो रहा था, बहुत सारा नुकसान कर दिया था, कोई प्रॉक्टर के घर का वो तोड़ फोड़ कर दिया था। तो पुलिस ने बहुत पिटाई की बच्चों की, स्टूडेंट्स की बड़ी पिटाई। और मैंने देखा उसको, मतलब हम तो छत से, हम तो डरपोक टाइप के थे उस सेंस में कि मैं सामने ये सब आंदोलन वगैरह जो है, लेकिन उस पिटाई में बहुत सारे बच्चे पिटे। और उसके बाद प्रॉक्टर ही उसमें वाइस चांसलर का चार्ज देख रहे थे, मुझे ख्याल है, उन्होंने साइनेडाई डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड साइनेडाई फॉर 1 मंथ। अच्छा। अब हम लोगों को कहा कि हॉस्टल खाली करिए, अगले 24 घंटे हॉस्टल खाली करिए, भाग जाइए अपने घर। तो मेरे पास कोई जगह तो थी नहीं, अपने गांव चला गया मैं। लेकिन ये भगवान ने मुझे मौका दिया, मैंने फिर दोबारा फिर से IIT की तैयारी की। और तैयारी मैंने कोई कोचिंग वोचिंग तो होता नहीं था, खुद ही अरुण गाइड होता था, वही अपना पढ़ लिया, गाइड पढ़ लिया, अपने से सब सारा कर लिया। मैंने दोबारा IIT का इम्तिहान दिया, मैंने फिर से फॉर्म भरा, लौट के आया, लौट के फॉर्म नवंबर दिसंबर में फॉर्म भराया जाता है। मैंने फॉर्म भर दिया दोबारा कि मैं अब यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं यहाँ से 1 महीने के लिए छुट्टी हो जाए, वहाँ पे मैं नहीं पढ़ूंगा। तो फिर उसके बाद ऐसे तो मैं फर्स्ट ईयर में टॉप भी किया था, मैं बता दूं, फर्स्ट ईयर में मैं टॉप किया वहाँ पे, वहाँ मैं जर्मन सीखता था, बहुत कुछ किया, BHU में काम करता था। लेकिन दोबारा इम्तिहान दिया और दोबारा मेरी रैंक आ गई 59 या अच्छा। 57 मेरी रैंक 57 आ गई और मैं IIT कानपुर चला गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेकर। और वहां फिर आप रहे? फिर तो IIT कानपुर मेरे जो 5 साल थे अगेन बहुत अच्छे थे। 10 पॉइंटर IIT कानपुर का मेरा रिकॉर्ड अभी तक 10 पॉइंटर अभी तक अनब्रोकन है। मतलब IIT कानपुर में मैं अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मेरे CPI 10.0 था, तो 10.0 CPI से मैं अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया, पूरे बैच में मैं टॉप किया। वहाँ का बीटेक प्रोजेक्ट जो होता था अपने डिपार्टमेंट का, बीटेक प्रोजेक्ट मेरा बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट था। मैंने एक उस जमाने में X5 प्लॉटर बनाया था, मेरे साथ एक श्रीवास्तव था, मैं नाम भूल रहा हूँ, श्रीकांत श्रीवास्तव, हम दोनों ने मिल करके बनाया था। वो हम कमांड देते थे, वो क लिख देता था, ख लिख देता था, ऐसे करते थे, वो हमने बनाया था। एक प्रोफेसर श्रीवत्सन नए नए अमेरिका से आए थे, उनके घर पे बैठ बैठ करके हम लोग रातों में देर देर तक काम करते थे। तो वो हमारा जो है प्रोजेक्ट मेरा बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट था और मैं पूरे बैच का बेस्ट ऑलराउंडर था। मतलब हमें ऑलराउंडर का गोल्ड मेडल होता, वो भी मुझे मिला। आपको पता है मित्रों, मैं जब आप बताऊं, जब मैं 5वें बार जब मंच पे गया था, माता पिता गए थे आपके? पिता मेरे बाबूजी और मेरी माँ, उनकी आंखों में आंसू। मेरी माँ तो अनपढ़, मतलब मेरी माँ ने कभी पढ़ा नहीं, वो तो लिख भी नहीं सकती, अब तो दोनों नहीं है। तो मेरी माँ निरक्षर थी और मेरे पिताजी कम पढ़े लिखे थे, दोनों बैठे थे सामने। 5 बार मंच पर बुलाया जब मैं 5वें बार गया, पूरे हॉल खड़ा होकर के तालियां बजा रहा था, सारा, मुझे मेरे पास फोटो है, सारा बोर्ड खड़ा हो गया था, ये कौन सा बच्चा है, और मेरे माँ और बाबूजी रो रहे थे बैठे बैठे। अरे ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत ऐसा दृश्य था, बहुत इमोशनल दृश्य था। अच्छा, उसके बाद आपके बैच में 2 बच्चों को छोड़ के बाकी सब चले गए US, क्योंकि उस समय US में बहुत डिमांड थी
और आपने यूएस जाना नहीं चुना, आपने वो शानदार जीवन, अगर आप यूएस चले गए होते तो 40 साल पहले सेटल हुए होते आप तो कितना अच्छा होता। लेकिन आप 22 साल की उम्र में आईएएस बन गए, तो यूएस क्यों नहीं गए आप? उस जमाने में सब बच्चे चाहते थे यूएस। ऐसा है कि again, ईश्वर का खेल है, ईश्वर आपसे क्या कराना चाहता है। हम सबको देखो, मेरा बहुत मैं बाबूजी ने बचपन से मुझे आस्था भगवान में इतनी डाली कि मैं समझता हूँ कि मैं जब मुख्य सचिव भी था तो मैं कुछ नहीं काम करता था, भगवान ही मुझसे काम कराता था। भारत सरकार का सचिव था, मुझे लगता था भगवान ही मुझसे काम कराता है, इतनी मेरी आस्था है। जब मैं आईआईटी के नॉर्मली थर्ड ईयर में जब बच्चे आते हैं, फोर्थ ईयर में जब थर्ड ईयर पास कर लेते हैं, फोर्थ ईयर में जाते हैं, एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे आईआईटी में जी। हमारे ज़माने में। अब तो पता नहीं है कि नहीं, अब तो ऐसा नहीं होता होगा क्योंकि देश बदल गया। मैंने प्रधानमंत्री जी ने ऐसा देश को बदला है, आज आईआईटी में बच्चे जो देश में काम करने की सोचते हैं, उस जमाने में जब मैं पढ़ता था तो ऐसा कभी नहीं सोचते थे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कमाल किया। जब भी आईआईटी जाता था ये फील किया। हमारे समय जब फोर्थ ईयर में बच्चे जाते थे तो जीआरई की तैयारी चालू कर देते, टॉफल की तैयारी कर देते, और सबसे बड़ी चीज उनकी आवाज बदल जाती थी। मैंने अपने टंग को ट्विस्ट करके जैसा लगता था अमेरिकन हो गया। मुझे अभी भी सोच सोच के हंसी आती है कि वो कैसे टंग ट्विस्ट करके बोलते हैं, अमेरिकन सब बोलना चालू Well, कर I देते। want to go to यस, ऐसे करके बोले। जी। तो अगर शायद मैं भी वैसे करता हाँ। अगर मैं जाता। तो जब हमने फोर्थ ईयर में आए, हम सोचे कि क्या करेंगे, मैं बड़ा कंफ्यूज था। तो मैं कई सारे प्रोफेसर, जब मैं प्रोफेसर लोग मुझे बहुत प्यार देते थे, काफी मैं पढ़ने में अच्छा था इसलिए प्यार देते थे मुझे। तो मैं जिसके पास जाता था तो कहता था तुमको क्या सोचना है, तुम तो अमेरिका जाओगे और वहाँ के बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाओगे, बेस्ट कॉलेज में जाओगे, बहुत अच्छा करोगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था जैसे ना कि आपको पता नहीं क्या खाने को दे रहे हैं, मुझे मन नहीं मानता था। कुछ अंदर से लगता था कि ये मुझे ठीक नहीं उत्तर। मुझे असली उत्तर मिला, हमारे एक प्रोफेसर थे जिनको कंप्यूटर का, मैंने हमारे देश में कंप्यूटर का उनका फादर भी कहते हैं, बेंगलोर प्रोफेसर राजा रमन वी राजा रमन। वो हमें कंप्यूटर पढ़ाए थे, उनके साथ मैंने समर में कोर्स भी किया था। और उनकी पत्नी जो है मिसेज राजा रमन, उनके साथ मैंने काम किया था। स्टूडेंट्स जो क्या कहते हैं स्टूडेंट सर्विसेज, उसमें मैंने काम किया था, वो भी मैं शेयर करूंगा आपसे। प्रोफेसर राजा रमन ने, जब मैंने उनसे पूछा कि सर मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे जीआरई तैयारी करना चाहिए या क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँ, समझने की कोशिश करो कि मैं क्या करूँ आगे जाकर। तो उन्होंने कहा, हमसे काउंटर क्वेश्चन किया, तुम क्या चाहते हो जिंदगी में? ऐसा मुझे किसी ने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया था। हमने कहा सर मैं चाहता हूँ, देखिए मैं बहुत ऋणी महसूस करता हूँ अपने देश का। मैं गांव से निकल के यहाँ तक आया, देश ने मुझे पढ़ाया है, मैं चाहता हूँ अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, मेरे भाई बहन है, सब पूरा परिवार छोटा है, चाहता हूँ उनके लिए कुछ करूँ, वो भी आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे लिए जो तुम सोच रहे हो उसके लिए तुम्हें अमेरिका, तुमको तो सभी लोग यही बोलेंगे अमेरिका जाना चाहिए, तुमको नहीं जाना चाहिए। हमने कहा सर क्यों? वहाँ तो बहुत पढ़ने का मौका मिलेगा, आप लोग कहते हैं कि बड़े बड़े काम मिलेंगे। तो कहा नहीं, देखो ऐसा है कि एक N+1 सिंड्रोम है। तुम वहाँ जाओगे, मैं जानता हूँ तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हें शौक है काम करने का, तुमको आज वहाँ की पढ़ाई और वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगेगा, तुम वहीं पे जॉब करने लगोगे, जॉब करोगे तुम्हें और खुशी होगी। अरे तब वो ये वाला भारत नहीं था जो आज पिछले 10-11 साल में भारत बना है, वैसा नहीं था। अगर तुमको वो भी बहुत अच्छा लगेगा, तुम उसे एंजॉय करोगे, कहीं भी काम करोगे तुम बहुत अच्छा काम करोगे। ऐसा ठीक है सर, तो इसमें क्या हुआ? तो तुम्हारा अगर कहीं मन होगा देश में आने का तो ये होगा चलो अगले साल चलते हैं, इस साल नहीं अगले साल चलते हैं, तब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, चाहे तुम वहीं किसी मैम से शादी कर लोगे या यहाँ तुम्हारे माँ बाप शादी कर देंगे। तो तुम्हारी पत्नी जो होंगी अब उनको आने का मन नहीं करेगा, वो भी कहेंगे इस साल नहीं अगले साल, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा। तब तक तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, जो बच्चे होंगे वो वहीं पैदा होंगे, उनको तो देश में आने का कभी मन ही नहीं करेगा। क्या बात। वो तो हमेशा कहेंगे नहीं इस बार पापा अभी इस साल नहीं अगले साल, इस साल नहीं अगले साल। तो दिस N+1 सिंड्रोम से तुम कभी नहीं आओगे। हो सकता है तुम अपने परिवार को कुछ पैसे भेज दो, लेकिन तुम और किसी के लायक नहीं बचोगे। और दूसरा, जहां तक तुम्हारे काम का सवाल है, हो सकता है तुम ऐसे काम करो जिसको तुम्हारे देश के खिलाफ प्रयोग किया जाए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा जो तुम्हारे जैसे लोगों का प्रयोग जो है डिफेंस के बारे में, जो रिसर्च है डिफेंस के जो काम है वहां पे होता है। तो तुम्हारी बनाई चीज अपने देश के खिलाफ काम आएगी। तो बोले तुमको तो यहीं रहना चाहिए। तो बोले सर कि ये तो अच्छी बात आपने बताई, मैं पहले बार मुझे लगा ऐसा कि कोई इतना बढ़िया खाना परोस दिया कि मेरा मन भर गया। क्या बात। तो मैंने कहा सर फिर हमको यहाँ क्या करना चाहिए? बोले तुम जो भी सोच लो, जो तुम करने में जिससे अच्छा समझते हो,
मैंने और लोगों से संपर्क किया, फिर लोगों ने कहा कि देखो आईएएस की परीक्षा सबसे अच्छी है, अगर आईएएस हो जाए तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तो फिर मैंने तय किया कि मैं आईएएस का इम्तहान दूँ। और 22 साल में आप आईएएस हो गए। हाँ, मैंने फिर पहले हमने तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मतलब जी। मैं बताऊँ, शेयर करना जी चाहूँगा। जी आईएएस का जब हमने तय किया तो हमने और हमारे साथ एक पांडे, अजय भूषण प्रसाद, जो अजय भूषण पांडे, उन्होंने बाद में अपना नाम अजय भूषण पांडे किया, हम दोनों सहपाठी थे। वो भी तो आईएएस और हुए। हाँ, आईएएस में, और भारत सरकार में जब मैं अर्बन सेक्रेटरी था तो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, अभी भी भारत सरकार में सेवा कर रहे हैं वो, एक कमीशन में है वो। तो हम दोनों लोग साथ साथ तैयारी करना चालू किए और हमने तय किया कि हम लोग, मैथ्स हमारा बहुत अच्छा था, उनका अजय का भी मैथ्स बहुत अच्छा था, हमने सोचा कि मैथ्स लेंगे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेंगे, 2 विषय लेने होते थे। तब लोगों ने वो इम्तहान का अपना पूरी तैयारी किया। मैथ्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज पे आईआईटी में एक सुविधा थी कि आप कोई कोर्स कर सकते थे, पास कोर्स, मैंने आपको नंबर नहीं जुड़ेगा बट पास कोर्स हो जाता था, आप वो एक आध क्लास छूट भी जाता था कि क्लास हुआ तो उसकी वजह से। हमने बहुत सारे कोर्सेज किए मैथ्स के और बहुत पढ़ाई की मैथ्स की, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। लेकिन अगले साल जब रिजल्ट आया, हमारे आईआईटी के 2 बच्चे थे, नाम भी मुझे याद है। एक तो सक्सेना था रांची का, जो कि रांची यूनिवर्सिटी का टॉपर था बीएससी का, और हमारा 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम में था फिजिक्स में, वो फिजिक्स और मैथ्स लेके इम्तहान दिया था। और दूसरा एक सचान था सिविल इंजीनियरिंग का, जो 5 ईयर सिविल इंजीनियरिंग, उसका मैथ बहुत अच्छा था। इन लोगों के जो नंबर आए तो एक पेपर में 0, एक पेपर में 92, एक पेपर में कुछ 70 और एक पेपर में 100 समथिंग। अरे इतने खराब नंबर आए मैथ्स में। तो हम लोग को जब पता चला तो हम और पांडे जो है, हम और अजय जो है, हम दोनों ने तय किया कि यार हम लोग मैथ्स नहीं लेंगे, ये तो बड़ा फ्लूक है कि पता नहीं हो गया तो 500 600 में हमको जो 400 500 भी मिल जाए, और नहीं तो 0 मिल जाए। और इंसल्टिंग भी है, जीवन में कभी नहीं, नहीं हुआ। इंसल्ट तो ठीक है, चलो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज की जो मन में एक तमन्ना कि हम आईएएस बनेंगे, तुम तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। तो हम दोनों ने उसी समय, मैंने लेट मी टेल यू का रिजल्ट आया, हम लोगों को पता चला, नंबर आए, पता चला, हम दोनों अपनी सारी किताबें, मैथ्स की जितनी, बहुत किताब रखे थे, वापस करा। सारी किताबें झोला में रखा और हम लोग वेस्टर्न रोड चले गए। वहां पे किताबों की दुकान है, किताबों वाले को बोले कि भाई तुमको ये किताबें खरीद सकते हो, तो उसने कहा खरीदेंगे। देखा, पहले पलट के देखा, इन्होंने बहुत उल्टा सीधा काम, गोजा गोजी नहीं किए जो है, तो कहा लेकिन हम आधा दाम देंगे आपको। उन्होंने कहा ठीक है, ले लो, आधा दाम पे ले लो। तो सारी की सारी किताबें हमने आधे दाम पे बेच दी। अच्छा। और बेच करके हमने कहा फिजिक्स का आईएएस में बताओ, आईएएस की परीक्षा में फिजिक्स के कौन तैयारी की किताब पढ़ाई होती है, बताया कि ये फला किताबें लोग ले जाते हैं। तो सारी किताबें खरीद ली और उसके बाद हमने फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिया, हमने भी और अजय ने भी। और लेट मी टेल यू, फिजिक्स में हमने उतनी पढ़ा, कोर्स में नहीं किया था, मैंने जो अपने आईआईटी में पढ़ा था, पढ़ाई किया था। फिजिक्स में बहुत नंबर आए मुझे भी आया और अजय को भी आए, मतलब हमारा रैंक कितनी अच्छी आई जो जिसकी वजह से। लेकिन हम शायद मैथ्स एक वो अगेन कैसे होता है पता नहीं, ये सिर्फ ईश्वर कराते हैं, ईश्वर। अच्छा, अब जबकि हम अपने अंतिम 10 मिनट के समय में आ चुके हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लंबे समय तक आईएएस में रहे, आईएएस देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, उसकी लर्निंग क्या है? आप जब मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ जी आईआईटी में, और उसके बाद मैं अपने गांव गया, उसके पहले एक छोटी सी घटना हुई जी, थी। मतलब घटना ये हुई कि मैं एक दिन, मेरे कमरे में आग लग गई। अच्छा, आईआईटी में एमटेक कर रहा था। हाँ। और मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए एमटेक में बहुत सीरियसली नहीं ले रहा था, कि मुझे मालूम था आईएएस बनना है। तो मैं, इम्तहान चल रहा था हम लोग का, फाइनल, मैंने जो दिसंबर का इम्तहान चल रहा था, आईएएस में इम्तहान दे चुका था। इनफैक्ट आईएएस के पहले मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी इम्तहान दिया था, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों दिया था, और वो भी क्वालिफाई किया था आपने? क्वालिफाई नहीं किया, मैंने टॉप किया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरे देश में पोजीशन नंबर 1 था मेरा। क्या बात। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में पेपर नंबर, सर इतनी बुद्धि कहां से? नंबर 2 था। और मैं केवल सबको डिक्लेयर कर दिया था कि मैं प्रैक्टिस के लिए इम्तहान दे रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के इम्तहान प्रैक्टिस सबको बोल रखा था, क्योंकि ताकि मैं 4 पेपर इलेक्ट्रिकल का दे दूँ, 4 पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का दे दूँ, और एक जनरल नॉलेज और एक इंग्लिश का, तो 10 पेपर में दूंगा। लोग 4 2 6 देते हैं, मैं 10 दूंगा, और 2 इंटरव्यू दूंगा। मुझे इंटरव्यू का डेट भी याद है, 15 फरवरी को मेरा इलेक्ट्रिकल था और 16 फरवरी को मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था। 2 इंटरव्यू दूंगा, तो सब मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा। वो मैं प्रैक्टिस के लिए दिया, और एक में पोजीशन नंबर 1 था कंट्री में, दूसरे में पोजीशन नंबर 2 था आईएएस। और उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज का इम्तहान, उसके बाद आईएएस का इम्तहान होता था। ये होता था अगस्त सितंबर में, दूसरा होता था हमारा
नवंबर दिसंबर जी, में। जी। इंटरव्यू उसका होता था, अप्रैल से स्टार्ट होता था, मुझे उसके पहले प्रैक्टिस हो गया था, प्रैक्टिस के लिए दिया था। तो जब आईएएस का मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें मेरी रैंक 19 रैंक आई थी। इंटरव्यू में थोड़ा नंबर कम आ गए थे, जो भी कारण रहा हो, तो अदरवाइज मेरी रैंक शायद फर्स्ट आ जाती है, आईएएस में भी आ जाती। 19 रैंक भी जबरदस्त होती है हाँ, सर। लेकिन आप अगर मुझे इंटरव्यू में मुझे नंबर थोड़े अच्छे मिल जाते, बहुत कम नंबर मुझे मिले थे, जी। 52% आए थे। अच्छा। अगर मुझे उसमें 75% आया था तो शायद मैं फर्स्ट ही हो जाता। हम्म। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी आया। हम्म। तो मैं जब अपने गांव गया तो मेरे पिताजी का जब मैं पाँव छुआ, पहले तो वो घटना मैं बता रहा हूँ, उस घटना के बाद जो है, जो मैंने जो मैं हमारे कमरे में आग लगी, मैं आए कमरे में देखा कि अरे सब कुछ जल के भस्म हो गया। मेरे पास उस दिन केवल एक मैं कुर्ता पजामा पहना हुआ था, अंडरवियर गंजी पहना हुआ था, और एक हाफ स्वेटर पहना था जाड़े के मौसम में, और मेरा एक अंडरवियर गंजी वहां पे टंगा हुआ था, बस उसके अलावा मेरे जितने सब जल गया। सब कुछ जल गया था, सारा का सारा जल गया। मुझे भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, मुझे लगा कितनी जिंदगी अधूरी है। मेरे पिताजी पैसा दिए थे, इतना काट कूट करके पैसा दिए थे मुझे कि एक सूट लेने के लिए, जब इंटरव्यू देते थे हम लोग आईएएस का, जो अपने आईएएस का नहीं बल्कि कैंपस इंटरव्यू जो हम लोग होते थे, उसके लिए एक सूट बनवाया था मैं, जल गया था। सब जल गया। मेरे पास जो पुराना ब्लेजर था स्कूल वाला, वो सब सारा कुछ, स्वेटर वोटर सब कुछ जल गया था, कुछ नहीं, सारा कमरा मेरा खत्म हो गया था। तो मुझे साक्षात भगवान दिख रहे थे वहाँ पे। लेकिन फिर मुझे लोगों ने मेरी बड़ी मदद की, बच्चों ने मुझे, हमारे साथियों ने कहा चलो तुमको चल के खरीदवा देते हैं, मेरे लिए सूटकेस खरीदवाया, मुझे कुर्ता पजामा पैंट शर्ट, और मेरे टीचर्स ने मेरी बड़ी मदद की। टीचर्स ने मुझे फिर वर्क दिया, मैं सब वॉलंटरी बहुत काम करता था, बच्चों को पढ़ाना सब करना, बहुत काम करता था, वॉलंटरी काम करता। फिर मुझे पैसा देना चालू किया, और जब मैं अपने गांव गया तो अपने बाबूजी के लिए, माता के लिए, सब दोनों के लिए धोती कुर्ता साड़ी, क्या बात। अपने टीचर के लिए धोती कुर्ता लेके गया, अपनी बहन के लिए, भाई के लिए, सबके लिए लेके गया। कितना मैं बचा लिया था पैसा, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने मदद की। बाबूजी मुझे एक बात बोले, जी। देखो पता नहीं किसके कैसे तुम आईएएस बन गए हो, या तो तुमको हमारे माँ बाप का जो कुछ पुण्य कर्म होंगे, या तुम्हारा पूर्व जन्म का कुछ होगा, लेकिन तुम दो बात मेरा हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें बहुत लोगों का भला करना होगा। जब भला करना हो तो बहुत ज्यादा सोच विचार मत करना, सोचो कि जितने लोगों का भला कर सकते हो उतना भला करो। क्या बात। लेकिन तुम्हें बहुत लोगों का बुरा भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जज की कुर्सी पर बैठोगे, कुछ लोगों का नुकसान करना पड़ेगा। अगर किसी का नुकसान करना हो तो 10 बार सोचना, और 10वीं बार तुम अपने आप को उस आदमी की जगह ले जाके सोचना कि अगर तुम उसकी जगह पे होते और तुम्हारा वैसा नुकसान हो रहा था तो तुमको कैसा लगता। अगर तुम्हारी अंतरात्मा कहती है कि बिल्कुल, क्योंकि जो आदमी गलत होता है उसके अंदर की आत्मा उसको बोलती है कि गलत है वो बाहर जो भी अपने को पोजीशन है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगे, निधड़क निडर होकर के तुम वो निर्णय ले लेना। और मैं हमेशा पूरे 40 साल इस चीज को पालन कर। मुझे लगता है आईएएस की सर्विस मिलना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मतलब मुझे राज्य स्तर पे, केंद्र के स्तर पे ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां मिली, ऐसे ऐसे काम करने को मौका मिले, जिससे मैं लोगों की जिंदगी को छू सकता हूँ, लोगों को भला कर सकता हूँ। लोग अपने लिए जीते हैं, हम दूसरों के लिए जी सकते हैं, दूसरों के लिए सोच सकते हैं, दूसरों के लिए कर सकते हैं। ये मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य था। और ये ईश्वर की, मतलब मैं तो ईश्वर की पूजा समझ करके ही इसको काम करता रहा। वही समझता कि तुम जो उससे कराना चाहते हो, जैसे मैंने कहा जब मुख्य सचिव भी था तो मैं नहीं सोचता था मुख्य सचिव, मैं सोचता था भगवान, नित्य अगर कोई मेरे कमरे में आके देखे तो मैं नित्य उनके सामने प्रणाम करता था, कहता था आज का मेरा काम देख लेना, मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस काम को मैं कितने अच्छे से कर सकता हूँ। और उसको हमेशा निभाया आपने। और हमेशा पूरे मन के साथ निभाया। पूरे 40 साल जो है, मतलब मुझे आशीर्वाद मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। जैसे सेंट्रल विस्टा का काम करने के लिए, या पूरे देश के 6 नेशनल मिशन में चलाता था, मुझे कभी एक भी दिक्कत नहीं आई। कि जहाँ पे भगवान को आस्था हो वहाँ पे फिर कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से काम किया आपने, तो कुछ कैसा उनका वर्क कल्चर क्या है? बहुत डिसिप्लिन है। बहुत मैंने सीखा, बहुत सीखा। लेट मी टेल यू, मुझे इतना सीख मिली, मैंने, मेरे दिमाग के कंफ्यूजन बहुत सारे दूर हो गए। तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि तुम पब्लिक सर्विस में हो, यू आर नॉट इन ए जॉब, नौकरी नहीं तुम्हारी 10 से 5 वाली नौकरी नहीं है। या वो जो कहते हैं पब्लिक को, जो सबसे पहले पब्लिक को इन्वॉल्व करो। मैंने जो हमने जो भी काम किया, हमारे मंत्रालय से जो भी काम किया, हर एक चीज को पब्लिक का, उनके साथ इंगेज होकर के, उनके साथ समझ करके उनके लिए काम करें, ताकि सस्टेनेबिलिटी मिले। मैंने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इतना बड़ा फोकस, उनका जो काम है डिलीवरी, टाइम से डिलीवर करो, और इतना ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, मैंने इतना गाइडेंस, जैसे कि पार्लियामेंट को बनाने में मैं कहता हूँ कि उनका इतना आशीर्वाद, इस तरह से इतनी सारे डायरेक्शन में, और उनका हर चीज, एक वाक्य जो होता था मुझे 100 चीज करने के लिए बाध्य कर देता। क्या बात।
मैं तो इतनी सारी बातें बता सकता हूँ। मुझे मतलब जैसे उन्होंने कभी जब स्मार्ट सिटी का जब लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने जैसे कि ऋषि लोग हमारे एक छोटे से मंत्र बोलते थे, तो कहा कि जब हम लोग स्मार्ट सिटी साल भर जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, हम लोग पता ही नहीं था क्या होता है स्मार्ट सिटी। बहुत लोगों से संपर्क किया, करते करते 1 साल में बनाया, उसका तय किया, सबको गाइडलाइंस वगैरह बनाया। जब उसको लॉन्च करे थे तो उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी क्या है, टू गेट मोर फ्रॉम लेस। लेस, क्या बात, मैंने ये बहुत बड़ा क्या मंत्र बात। था और मैं हमेशा मेरे दिमाग में वो बात इतनी घुसती थी कि मैं हाउ टू गेट मोर फ्रॉम लेस। जो हमारे पास रिसोर्स है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाएंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम उस पर टेक्नोलॉजी का लेयर डालेंगे जिससे उससे हम ऑप्टिमली यूज कर सकें, हर एक तक पहुंच सके, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या करेंगे ताकि सब चीजें इतना आसान में। बहुत ही इमेंस लर्निंग, मैंने लेट मी टेल यू, प्रशासन की जो मुझे वो जो भारत सरकार का 7.5 साल, जिसमें मैं 3 साल एडिशनल सेक्रेटरी था और करीब 4 साल 7 महीने में सेक्रेटरी था, बहुत लर्निंग। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश में भी आकर के मुख्य मुख्य सचिव सचिव के रूप रहे में, आप जी, मतलब ये यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम था। और लंबे समय तक वो था, 2.5 साल मुझे जो है, मैंने प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा था, मुझे पार्लियामेंट का उद्घाटन कराने का मुझे मौका नहीं मिला। मेरा बहुत मन था कि मैं पार्लियामेंट का उद्घाटन करूं, लेकिन सेवा की तो सेवा होती है, आपका निश्चित है, तो मौका फिर किसी और को मिला। लेकिन काम तो मैंने लगभग पूरा करा दिया था, पूरा लगभग काम, या सेंट्रल विस्टा का जो आज कर्तव्य पथ है पूरा करा दिया था, लगभग पूरा करा दिया था, पर उसका उद्घाटन बाद में हुआ। लेकिन मुझे जो सौभाग्य मिला, रामलला का जो है हाँ 22 प्राण जनवरी, प्रतिष्ठा 22 जी, जनवरी को, जी, ये जी, भगवान ने कितना, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि उसका पूरा का पूरा अयोध्या का जो काम हुआ, या और भी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, उनमें सब में गहराई से घुस करके, नजदीक से देख करके क्या चीजें कैसे इम्पैक्ट करेंगी, इस चीज को समझ करके कैसे हमारे अधिकारियों से, क्योंकि मैंने एक चीज जो मैंने सीखा, बचपन से सीखा कि भाई कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं, अगर कोई कर सकता तो मैं कर सकता हूँ। एक लोगों का अप्रोच होता है कि प्रॉब्लम अप्रोच, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में सीखा क्या ये हो सकता है, और हमने प्रधानमंत्री से सीखा, प्रधानमंत्री जी कभी किसी को आदेश नहीं देते, ओपन कर देते, क्या ऐसा भी संभव है, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या आप ऐसा भी सोच सकते हैं। वो मैंने देखा, वो आपको ऐसा ओपन कर देते हैं कि आप संभावनाओं की के बारे में सोचें, सोचते, बहुत ऐसा उनका कमाल का अप्रोच है। तो मैं जो इस प्रकार के जो ये कि अगर बात कर रहा था कि आपको एक प्रॉब्लम अप्रोच होता है, आप किसी को कहता है कि ऐसा हो, नहीं सर नहीं हो सकता है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है, यहाँ पे ये होगा, ये कानून का। और दूसरा अप्रोच है सोल्यूशन अप्रोच। मैंने जो शुरू से सीखा है सोल्यूशन। क्या बात, वाह वाह वाह। चाहे मैं कलेक्टर रहा हूँ, चाहे मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कहीं भी, आई हैव ऑलवेज सीन Solution मुझे कोई approach। प्रॉब्लम नजर ही नहीं आती, लेट मी टेल यू, क्या बात, मेरा कुछ दिमाग में प्रॉब्लम नजर ही नहीं आती। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैं पढ़ता था आईआईटी में, सर्किट का हम जब सॉल्व करते थे कि सर्किट को देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होती थी, कहाँ से कैसे करंट मूव कर रही है, कहाँ से कैसे वोल्टेज, क्या क्या सब परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे चीजें हो रही है, हम उस सर्किट की तरफ से सोल्यूशन निकालते थे। और कम मुश्किल से मुश्किल, मेरे जैसे सेंट्रल विस्टा का काम है, 9 लोगों ने, बड़े बड़े लोग, उनका नाम अगर बताऊं तो आपको, बने ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े बड़े पदों पर पीआईएल डाले हुए थे, बट मेरे मन में विश्वास था कि नहीं ये तो अच्छा काम है, प्रधानमंत्री जी देश के लिए इतना बड़ा बड़ा चीज करना चाहते हैं, और कराना हमको है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम गए और सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को मानी। जिस समय कोविड का जो एक इतना भयावह चल रहा था स्थिति, उसमें भी हमारा काम चल रहा था, कई लोग चले गए, हाईकोर्ट चले गए, बड़े बड़े लोग हाईकोर्ट चले गए। मैंने हाईकोर्ट के सामने सारी बात रखी कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और हम ऐसे अपने देश के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस तरह के काम कर रहे हैं। जब हाईकोर्ट के सामने सारी बात रखी, हम कैसे कोविड से भी बचा रहे हैं, कैसे हम पॉल्यूशन से बचा रहे हैं, क्या क्या चीज कर रहे हैं, और देश में कहाँ कहाँ, मुझे सब मालूम था अर्बन सेक्रेटरी, कहाँ कहाँ काम हो रहा है। जब उनके सामने रखा कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में इतना सारा, दिल्ली में इतना काम हो रहा है, तुम आप क्यों अकेले इसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तब जबकि हम इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहे हैं। हाईकोर्ट ने 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी उन लोगों पर। सुप्रीम कोर्ट का 3 लाख बहुत कम है, 10 लाख लगा देंगे। मतलब मुश्किलें आती हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज आसान होती है, लेकिन सोल्यूशन अप्रोच, लेकिन जब आपका अप्रोच सोल्यूशन अप्रोच, क्या बात, सब ठीक है होता है। सोल्यूशन अप्रोच में आप सोल्यूशन ढूंढते, मुश्किल आता है, सोचो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचो, और थोड़ा सोच लो, भगवान आपको मौका समझा देते हैं कि आप ऐसे काम करो तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा।
और यही मैंने स्टैंड किया पूरे 40 साल की सर्विस में, हमेशा ऑलवेज देयर इज अ सॉल्यूशन, बेटर इट मे टेक सम टाइम। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न जो हम चाहेंगे आप हमारे आत्मा की आवाज़ में, आपकी आत्मा की आवाज़ हम सुनना चाहते हैं। सेवानिवृत्त हो गए आप 40 वर्ष की सेवा के पश्चात, अब क्या है आगे? अपने देश की सेवा करता रहूंगा। मैंने कहा मेरा कमिटमेंट अपने देश किस के तरह से, किस रूप में? मैं खुद नहीं जानता हूँ जी, देखिए, मैं खुद नहीं जानता कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे मन में बिल्कुल ऐसी भावना 40 साल में, जैसे यूपी में भी मैं रह करके 2.5 साल जो काम किया मैंने, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद था। चाहे वो जब उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना है, तो उसमें कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या क्या काम किया, कैसे किया, या ग्राउंड ब्रेकिंग में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का, कैसे बहुत सारी चीज़ें देश को, और वो केवल इसलिए नहीं, देश के हित में सोचने की कोशिश। हमें एक बार मार्गदर्शन मिला, अपने ऊपर से मार्गदर्शन मिला, उसको पूरा करने की कोशिश की। अभी मैं जानता हूँ कि देश के लिए बहुत कुछ करना है हमें। तो क्या यहाँ पर ये शेर जाएगा? आप बताइए, अगर जाएगा तो हाँ कहिएगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखिए ऐसा है, इतने जी। लंबे अनुभव के बाद जो है बहुत कुछ जी, सीखा है, जी। बहुत कुछ करना है, जी, कमिटमेंट है, फुल कमिटमेंट है, क्या बात। और अपने पे विश्वास भी है, क्योंकि ईश्वर को मैंने कहा ना कि जब जो उसको कराना होगा कराएगा ही, कैसे कराएगा वो जानता है। क्या बात। मैं उसके प्रति पूरी तरह से निष्ठा के साथ जुड़ा हूँ, काम करता रहूंगा। जी, आत्मा की आवाज में मित्रों, आज हमने बात की श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और ये पूरा पॉडकास्ट जो आपने सुना, आपको लगा होगा कैसे पानी की तरह चलता चला गया। एक जीवन साधारण पृष्ठभूमि से उठा हुआ एक व्यक्ति शीर्षतम स्तर तक पहुंचता है अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी कर्मठता के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, और वो सब कुछ हासिल करता है जो एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हासिल कर सकता है। आप भी हासिल कर सकते हैं अगर आपके इरादों में मजबूती है, आपके इरादों में दम है, और आप फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करते हैं। हम बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी को अपनी आत्मा की आवाज हमारी आत्मा की आवाज से मिलाने के लिए, और हमारे दर्शकों के साथ वो तमाम चीजें साझा करने के लिए जो अब तक आपने सेवा काल में कभी साझा नहीं की, और लेकिन वो मोटिवेटिंग चीजें हैं, वो बातें हैं जो तमाम लोगों को निश्चित रूप से मोटिवेट करेंगी। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने कहा मुझे कि मैं आऊँ आपके साथ, अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच सर, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.